All right. So today we are going to study about poets and pancakes. And before we start this chapter, I want to read the first introduction about the author because that is very important to understand कि ये है क्या. Poets and Pancakes is basically an excerpt from the book My Years with Boss, and it is written by Ashok Mitran, who was a Tamil writer. He survived from 1931 to 2017, and he recounts his years at Gemini Studios in his book My Years with Boss, which talks of the influence of movies on every aspect of life in India. इंडिया में मूवीज के बारे में मूवीज का हम लोगों पे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, राइट. हम लोग मूवी से इंस्पायर होके कभी आर्मी ज्वाइन करने का सोचते हैं, तो कुछ लोग डॉन बनने का सोचते हैं कुछ लोग हीरो हीरोइन की तरह से सक्सेसफुल बिजनेसमैन या वुमेन बनने का सोचते हैं. सो द थिंग इज कि मूवीज हैव अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन आवर सोसाइटी, ऑन आवर थिंकिंग, ऑन आवर परसेप्शंस. हम पे बहुत असर होता है उसका. And Gemini Studios, located in Chennai, was set up in 1940, which means before the independence. It was one of the most influential film producing organizations of India in the early days of Indian filmmaking. और उस टाइम पे इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस. मतलब कि इंडिया में जितनी भी फिल्म बनती थी, जो अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग है 1940s में, वो ज्यादातर फिल्मों का जो प्रोसेसिंग होता था, इट यूज टू बी इन जेमिनी स्टूडियोज. इट वॉज अ बिग स्टूडियो. इट्स फाउंडर वॉज एस एस वासन, और उसके जो फाउंडर थे उनका नाम था एस एस वासन. The duty of Ashok Mitran in Gemini Studios was to cut out newspaper clippings on a wide variety of subjects and store them in files. So basically, अशोक मित्रन का काम जो था वो बहुत सिंपल था कि उनको न्यूज़पेपर में से कटिंग्स लेनी होती थी. उनको काफी सारे टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स दिए होते थे कि आपको इन पे जो भी न्यूज आ रही है, जो भी स्टोरीज आ रही है, जो भी कोई केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो उसकी न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स आपको जो है फाइल करनी है प्रॉपरली. उनको कट करके सब्जेक्ट वाइज उनको फाइल करना है. Many of these had to be written out by hand, और इसमें से बहुत सारी ऐसी होती थी जो बाय हैंड लिखनी पड़ती थी, स्पेशली जो जैसे एक ही पेज पे आगे पीछे दोनों ही स्टोरी हैं जो संभाल के रखनी है. तो sometimes he had to write them by hand also. Although he performed an insignificant function, he was the most well informed of all the members of the Gemini family. So वो कहते हैं कि वैसे तो उनका काम जो था वो बहुत ही छोटा सा था, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट, देखने में लगता है कि कुछ खास इंपॉर्टेंट काम नहीं था, लेकिन फिर भी अशोक मित्रन जो थे वो उस समय जेमिनी स्टूडियोज के या जेमिनी फैमिली के सबसे ज्यादा वेल इन्फॉर्म मेंबर्स में से थे. द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट, और ये जो अभी आप पढ़ने जा रहे हो, इट इज माई इयर्स विद द बॉस. सो बिफोर वी कंटिन्यू विद दिस स्टोरी, विद दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी, आई वांट टू आस्क यू व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोएट्स एंड पैनकेक्स. पहले हम टाइटल को समझने की कोशिश करते हैं. पोएट्स, द पीपल हु राइट. और राइटर्स का एक फिल्म स्टूडियो में बहुत इंपॉर्टेंस होता है, because they are the ones who are writing stories, they are ones who are writing songs, they are the ones who are writing dialogues. So in short, अगर देखा जाए तो पोएट्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम है किसी भी फिल्म मेकिंग में. एंड पैनकेक्स, the other funny thing. फनी इसलिए क्योंकि पैनकेक्स को हम अक्सर मजाक में ही लेते हैं कि इतना मेकअप क्यों करना है. But pancakes was one of the most important things at the makeup studio at Gemini's. So now let's try to understand this. Pancake was a brand name of the makeup material that Gemini Studios bought in truckloads. Greta Garbo must have used it. Miss Gohar must have used it. Vajanti Mala even must have also used it. But Radhi Agnihotri may not even have heard about it. The makeup department of the Gemini Studios was in the upstairs of a building that was believed to have been Robert Clive's stables. सो पैनकेक जो था वो एक्चुअली ब्रांड नेम था. जैसे आजकल आप अलग अलग प्रोडक्ट्स लेते हो, अलग अलग स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, तो डिफरेंट कंपनीज के नाम है. तो ऐसे ही पैनकेक भी जो था एक ब्रांड नेम था, और उस कंपनी का मेकअप मटेरियल जेमिनी स्टूडियोज में ट्रक भर भर के आता था. तो यू कैन इमेजिन कि कितने सारे वहां पे फिल्म्स बनते होंगे जिसके लिए आपको इतना सारा मेकअप मटेरियल चाहिए होता था. ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट. So Ashok Mitran says ki, and a Swedish actress who was in 1954, she received an honorary Oscar for her unforgettable screen performances. You know, तो ग्रेटा गार्बो कौन थी? She was a Swedish actress. उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी लिखा गया है as the most beautiful woman who had ever lived. She was also voted best silent actress of the country. She was such a wonderful performer and an actor कि वो silent films में भी best performance देती थी. She was voted as the best silent actress. Miss Gohar, she was another Indian actress. Vajanti Mala, yet another one. Have you heard of Vajanti Mala? Anyone? Yes, ma'am. Presently, she is the MP, Member of Parliament. She was an Indian actress who performed
whose performance was widely appreciated in Bimal Roy's Devdas. Bimal Roy ने एक मूवी बनाई थी देवदास के नाम से, the first one ever made in Bollywood. She won 3 Best Actresses award for her acting. और अभी प्रेजेंटली शी इज एन एक्टिव पॉलिटिशियन. तो ये पुराने टाइम के लोग हैं जिन्होंने ये मेकअप प्रोडक्ट जरूर यूज किया होगा. लेकिन अगर रति अग्निहोत्री की बात करें, who came somewhere in 70s and 80s, रति अग्निहोत्री ने शायद पैनकेक का नाम भी नहीं सुना होगा. The makeup department of the Gemini Studios was in upstairs of a building that was believed to have been Robert Clive's stables. और Gemini Studios का जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो एक बिल्डिंग के ऊपर वाले माले पे, मतलब ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे था शायद, जिसको माना जाता था कि वो रॉबर्ट क्लाइव के स्टेबल्स थे जहां पे वो अपने घोड़ों को रखा करते थे. A dozen other buildings in the city are said to have been his residence. For his brief life and an even briefer stay in Madras, Robert Clive seems to have done a lot of moving, besides fighting some impossible battles in the remote corners of India and marrying a maiden in St. Mary's Church in Fort St. George in Madras. So, अगर बात की जाए रॉबर्ट क्लाइव की, तो मद्रास में उनका स्टे जो था वो काफी छोटा था. इनफैक्ट इंडिया में ही काफी कम समय रहे और उसमें से भी मद्रास तो और भी कम टाइम पे रहे वो. लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि जो छोटा सा टाइम पीरियड भी जो उन्होंने मद्रास में गुजारा है, उस टाइम में भी ही वॉज मूविंग अ लॉट, क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जिसको कहते हैं कि यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव रहा करते थे, यहाँ पे उनके स्टेबल्स हुआ करते थे, यहाँ पे वो कुछ टाइम के लिए रहे थे. तो ऐसे अलग 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 घरों से उनका बहुत कनेक्शन वहां पे लोग बताते हैं. अच्छा, जब कोई पॉपुलर होता है तो लोग इसकी भी बहुत बात करते हैं ना. मेरे पड़ोस वाला जो घर था ना, वो भी उन्होंने खरीदा था. वो वाला घर था वो रॉबर्ट क्लाइव के रिश्तेदारों का था. इस तरह से लोग जो बातें करते हैं, तो देर आर लॉट ऑफ बिल्डिंग्स, लॉट ऑफ प्लेसेस जिनको कि रॉबर्ट क्लाइव से कनेक्ट किया जाता है. तो इसीलिए अशोक मित्र लिखते हैं कि वो बहुत छोटा सा टाइम पीरियड जो मद्रास में रहे, ऐसा लगता है कि उस टाइम में ही सीम्स टू बी मूविंग अ लॉट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड बिसाइड्स फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स. और उन्होंने इंडिया के रिमोट कॉर्नर्स में कुछ बहुत ही इम्पॉसिबल से बैटल्स फाइट किए हैं. एंड देन ही मैरिड अ मेडन सेंट मैरीज चर्च में, जो कि फोर्ट सेंट जॉर्ज में है मद्रास में. वहां पे उन्होंने शादी भी की. So the makeup room had the look of a hair cutting salon, with lights at all angles, around half a dozen large mirrors. They were all incandescent lights, so you can imagine the fiery misery of those subjected to makeup. Please underline this line, the fiery misery of those subjected to makeup. ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं. सो द मेकअप रूम जो था वो, उसका लुक बिल्कुल ऐसा था जैसे हेयर कटिंग सैलून होता है. बड़े बड़े वहां पे मिरर्स लगे हुए थे, कम से कम हाफ अ डजन बड़े बड़े मिरर्स लगे हुए थे. 6 मिरर्स तो एटलीस्ट वहां पे रहे होंगे. और उस पे भी ढेर सारी लाइट्स, एंड दे वर ऑल इनकैंडिसेंट लाइट्स. आजकल की तरह जैसे हमारे पास सीएफएल्स हैं, इस तरह की लाइट्स नहीं होती थी पहले. पहले इनकैंडिसेंट लाइट्स होती थी. वो बल्ब्स इतने हॉट हो जाते थे, उनका एलिमेंट अंदर का इतना गर्म हो जाता था कि वो हीट एमिट करता था. एंड जस्ट इमेजिन, आपके मिरर के चारों ओर वो बड़े बड़े बल्ब्स ढेर सारे लगे हुए वहां पे. तो यू कैन इमेजिन द फायरी मिजरी. सो दैट्स व्हाई अशोक मित्र से इसके आप सोच सकते हो कि किस तरह की फायर मिजरी, मतलब कितनी हीट उन लोगों को झेलनी पड़ती होगी जिनको वहां पे बैठ के अपना मेकअप करवाना होता था. The makeup department was first headed by a Bengali who became too big for a studio and left. ये जो मेकअप डिपार्टमेंट था, सबसे पहले इसका जो हेड थे, एक वॉज अ बंगाली पर्सन. लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ वो इतने बड़े हो गए कि उन्होंने स्टूडियो ही छोड़ दिया. मतलब स्टूडियो के हिसाब से उनका करियर कुछ ज्यादा अच्छा चल पड़ा था, तो उनको लगा कि अब ये स्टूडियो तो बहुत छोटी मोटी जगह है मेरे काम करने के लिए. सो ही लेफ्ट दैट प्लेस. ही वाज सक्सीडेड बाय अ महाराष्ट्रियन. उनके जाने के बाद एक महाराष्ट्रियन आया, हु वाज असिस्टेड बाय अ धारवाड़ कन्नडिगा एंड आंध्रा, a Madras Indian Christian, and Anglo-Burmese, and the usual local Tamils. तो उसके बाद एक महाराष्ट्रियन आया. महाराष्ट्रियन का जो असिस्टेंट था वो धारवाड़ कन्नडिगा का था, मतलब एक आंध्र का बंदा था. फिर एक मद्रासी इंडियन क्रिश्चियन था. फिर उनकी टीम में एक एंग्लो बर्मीज था. और उसके अलावा बहुत सारे लोकल तमिल्स थे. All this shows that there was a great deal of national integration long before AIR and Doordarshan began broadcasting programs on national integration. और इससे हमें ये पता चलता है कि जेमिनी स्टूडियोज में नेशनल इंटीग्रेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था. इससे पहले कि ऑल इंडिया रेडियो या दूरदर्शन जैसे बड़ी बड़ी जगहों ने प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट करने शुरू करे नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में अपने चैनल्स पे, उससे बहुत पहले से ही हमारे जेमिनी स्टूडियोज में जो था वो नेशनल इंटीग्रेशन ऑलरेडी था. अलग अलग स्टेट्स के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग बहुत आराम से मिलजुल के एक साथ काम किया करते थे. This gang of nationally integrated makeup men could turn any decent looking person into a hideous crimson hued monster with the help of truckloads of pancake and a number of other locally made potions and lotions. So, अशोक मित्र बताते हैं कि ये जो गैंग था ना पूरा नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन का,
मतलब अलग अलग स्टेट्स के लोग यहाँ पे जो एक साथ टीम बना के काम कर रहे थे, दे कुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन टू इंडियाज क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर। कोई भी अच्छा भला दिखने वाला बंदा भी जो था ना, इनके मेकअप के बाद जो था वो इतना अगली लगता था, और पूरा फेस उसका ना पीला पीला सा हो जाता था, ऐसा लगता था तो येलो येलो मॉन्स्टर सा दिख रहा है, यू नो, विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक। और वो भर भर के जो ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक आता था ना हमारे ऑफिस में, वो सारा का सारा मेकअप जो था वो उनके फेसेस पे ऐसे लगा दिया जाता था। और उसके अलावा पता नहीं कितने अलग अलग तरह के लोकली जो पोशंस लोशंस बनते थे, और पता नहीं क्या क्या लगाया जाता था। Those were the days of mainly indoor shooting, and only 5% of the film was shot outdoors. So वो ये उन दिनों की बात है जब ज्यादातर फिल्मों की शूटिंग जो थी वो इंडोर्स हुआ करती थी। हार्डली 5% फिल्म होती थी जो कहीं बाहर शूट की जाती थी। बाकी मोस्ट ऑफ द शूटिंग जो थी वो इंडोर्स होती थी। I suppose the sets and studio lights needed the girls and boys to be made to look ugly in order to look presentable in the movie. तो अशोक मित्र हंसते हुए कहते हैं sarcastically मेक्स दिस रिमार्क कि मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडियो की जो लाइट्स थी ना, जो सेट्स पे जो लाइट्स लगी हुई थी, उन लाइट्स की वजह से शायद जरूरी होता होगा कि गर्ल्स और बॉयज को पहले अगली बनाया जाए, इतना गंदा बनाया जाए जिससे कि वो एटलीस्ट मूवी में प्रेजेंटेबल दिखे। नाउ स्ट्रिक्ट हायरार्की वाज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट। अब आप मेकअप डिपार्टमेंट की देखो कि वहां पे भी बहुत ही स्ट्रिक्ट हायरार्की होती थी। द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस अगली। तो जो चीफ मेकअप मैन था उसका काम था चीफ एक्टर और एक्ट्रेस को अगली बनाना। मतलब सुंदर नहीं बनाना है, अगली बनाना है। हिज सीनियर असिस्टेंट द सेकंड हीरो एंड हीरोइन, और जो उसका सीनियर असिस्टेंट होता था वो सेकंड हीरो और सेकंड हीरोइन को जो है वो मेकअप करता था। उनका जूनियर असिस्टेंट जो था वो मेन कॉमेडियन को करता था, एंड सो फोर्थ। तो उसके बाद मतलब धीरे धीरे ऐसे ही जैसे जैसे फिल्म की इंपॉर्टेंस कम होती जाती है, वैसे वैसे उनके मेकअप असिस्टेंट्स भी जो है वो जूनियर होते जाते हैं। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। और जस्ट इमेजिन, वो जिन लोगों को क्राउड का रोल निभाना होता था, जिनको भीड़ में खड़ा होना होता था, उनका मेकअप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेकअप डिपार्टमेंट के पास थी ही नहीं। उनका मेकअप तो ऑफिस बॉय कर दिया करता था। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय। इनफैक्ट अशोक मित्र और क्लैरिफाई करते हैं कि वो जो ऑफिस बॉय था ना वो एक्चुअली मेकअप डिपार्टमेंट का ही था। On the days when there was a crowd shooting, you could see him mixing his paint in a giant vessel. और जिन दिनों क्राउड की शूटिंग होनी होती थी उस दिन आप देख सकते थे एक बहुत बड़े से बर्तन में वो सारा पेंट मिक्स कर रहा होता था, यू नो, एंड स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स। और फिर फटाफट जा करके सबके मुंह पे ऐसे ऐसे स्लैप करके, जैसे थोप देना होता है ना, ऐसे करके सबके मेकअप लगा कर दिया करता था। द आइडिया वाज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सर्फेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप। आइडिया सिर्फ इतना था कि फेस पे जितने भी पोर्स हैं वो नहीं दिखने चाहिए, तो सब पे अच्छे से मेकअप जो है वो उसको पेंट कर दिया करता था। He wasn't exactly a boy. He was in his early 40s. The only thing is कि वो जिसको हम ऑफिस बॉय कहते थे वो एक्चुअली बॉय नहीं था. He was in his early 40s. Having entered the studio years ago in the hope of becoming a star actor or a top screenwriter. वो इस उम्मीद में सालों पहले स्टूडियो में उसने एंट्री मारी थी कि शायद एक दिन वो भी बड़ा जो है बहुत बड़ा स्टार एक्टर बनेगा, या फिर एटलीस्ट टॉप का स्क्रीन राइटर बनेगा, डायरेक्टर बनेगा, लिरिसिस्ट बनेगा, क्योंकि वो थोड़ा बहुत पोएट्री भी कर लेता था। तो बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर के जेमिनी स्टूडियोज उसने ज्वाइन किया था। In those days, I worked in a cubicle, two sides of which were French windows. और ये उन दिनों की बात है जब मैं एक छोटे से क्यूबिकल में काम किया करता था जिसकी दो साइड जो थी वो बड़ी बड़ी फ्रेंच विंडोज थी। आई डेंट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज, लेकिन वो अलग बात है कि उस जमाने में मुझे पता नहीं था कि उन्हें फ्रेंच विंडोज कहते हैं। डू यू नो व्हाट आर फ्रेंच विंडोज? हम्म, चिल्ड्रन, डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट आर फ्रेंच विंडोज? I think they are like equivalent to the size of doors. Say it again, please. Like they're as big as the doors of the room. यस, इनफैक्ट फ्रेंच विंडोज में जो है कोई मैश नहीं होती है, कोई ग्रिल नहीं होती है, तो वो जो है बड़े बड़े ग्लास विंडोज देखते हैं, जस्ट लाइक डोर्स, ग्लास डोर्स जैसे होते हैं बड़े बड़े, एंड दे आर यूजुअली वेरी बिग. So seeing me sitting at my desk tearing up newspapers day in and day out, most people thought I was doing next to nothing. तो अशोक मित्र लिखते हैं कि मैं अपनी डेस्क पे चुपचाप बैठा हुआ सारे दिन न्यूज़पेपर्स कटिंग करता रहता था, तो ज्यादातर लोगों को लगता था कि मेरे पास कुछ करने को तो है नहीं. इट इज लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू, और शायद हमारे बॉस को भी ऐसे ही लगता था. So anyone who felt I should be given some occupation would barge into my cubicle and deliver an extended lecture. तो किसी को भी अगर ये लगता था कि भाई मुझे कुछ काम में बिजी करना है, वो सीधा मेरे क्यूबिकल में आ जाता था, धमक के बैठ जाता था और मुझे एक लंबा चौड़ा लेक्चर सुनाता था. The boy in the makeup department had decided I should be enlightened. अब उस दिन क्या हुआ कि वो जो ऑफिस डिपार्टमेंट का बॉय, सॉरी मेकअप डिपार्टमेंट का जो ऑफिस बॉय था, उसको लगा कि भाई उसको मुझे जो है वो कुछ ज्ञान देना चाहिए. On how a great literary talent was being allowed to go waste in a department fit only for barbers and perverts. कि
वो कितना बड़ा लिटरेरी टैलेंट था उसमें, इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो बहुत अच्छा स्टोरीज लिख सकता था। लेकिन यहाँ पे उसके सारे टैलेंट को वेस्ट किया जा रहा था, उसको बार्बर्स और पर्वर्ट्स के डिपार्टमेंट में डाल दिया था, उसको मेकअप डिपार्टमेंट में डाल दिया था, जहां पे सिर्फ बार्बर्स की और पर्वर्ट्स की जरूरत थी। Soon I was praying for crowd shooting all the time। और उसने इतनी बातें सुनाई, इतना कुछ बोला मेरे पास बैठ करके, कि मैं तो प्रे करने लगा कि हे भगवान, रोज क्राउड शूटिंग होनी चाहिए जिससे ये बिजी रहे, इसको मेरे पास आने का मौका ही ना मिले। नथिंग ऑफ शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स। अगर क्राउड शूटिंग नहीं होती तो मुझे उसके इन एपिक स्टोरी से कोई नहीं बचा सकता था। In all instances of frustration, you will always find the anger directed towards a single person, openly or covertly. And this man of the makeup department was convinced that all his woes, ignominy, and neglect were due to Pochamangalam Subbu. So, ज्यादातर जो इंस्टेंसेस होते हैं फ्रस्ट्रेशन के लोगों में, तो वो उनका गुस्सा किसी ना किसी एक पर्सन की ओर होता है, चाहे वो ओपनली बोले, चाहे उसको छुप के दब के गोल मोल करके बात करें, बट उनका गुस्सा किसी एक ही बंदे की ओर होता है, जिसकी वजह से उनको लगता है उनकी लाइफ में सारी फ्रस्ट्रेशन की वजह सिर्फ वही बंदा है। सो ये जो मेकअप मैन, ये जो बंदा था मेकअप डिपार्टमेंट का, ही वाज टोटली कन्विंस्ड कि इसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो इसको सक्सेस नहीं मिल रही है, जो इसको रिकग्निशन नहीं मिल रही है, जो इसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, वो सबका सब सिर्फ इसलिए था क्योंकि कोटमंगलम सुब्बू जो था, ही वॉज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज। और ये सब सुब्बू का किया जा रहा था कि उसको मेकअप डिपार्टमेंट में डाल दिया था, उसको पोएट्री करने नहीं दिया जा रहा था, उसको राइटिंग करने का काम नहीं दिया जा रहा था, उसको एक्टिंग का काम नहीं दिया जा रहा था, उसको कोई काम नहीं दिया जा रहा था, और उसको मेकअप डिपार्टमेंट में ऑफिस बॉय की तरह से काम पे लगा रखा था। He couldn't have had a more encouraging opening in films than our grown-up makeup boy had. On the contrary, he must have had to face more uncertain and difficult times. For when he began his career, there were no firmly established film producing companies or studios. Even in the matter of education, especially formal education, Subbu couldn't have had an appreciable lead over our boy. So, अशोक मित्र बताते हैं कि सुब्बू जो था, ऑल्दो वो नंबर 2 थे उस टाइम जेमिनी स्टूडियोज में, बॉस की बात उन्हीं की चलती थी, लेकिन अगर सोचा जाए तो सुब्बू ने जिस टाइम फिल्मों में कदम रखा था, मूवीज की इंडस्ट्री में वो आए थे, उनको कोई खास एनकरेजिंग ओपनिंग नहीं मिली थी उस समय, क्योंकि जिस टाइम उन्होंने ज्वाइन करा था उस टाइम तो प्रॉपर इंडस्ट्रीज नहीं थी, प्रोड्यूसिंग कंपनीज नहीं थी, प्रोडक्शन कंपनीज नहीं थी, स्टूडियोज नहीं थे, कोई ऐसे फॉर्म एस्टेब्लिश्ड फिल्म प्रोडक्शन बिजनेस नहीं था उस समय जिस टाइम पे सुब्बू ने ज्वाइन किया था मूवी इंडस्ट्री। जबकि ये बंदा जो कि मेकअप डिपार्टमेंट में अभी ऑफिस बॉय का काम कर रहा था, जब ये आया था तब तो बहुत अच्छी कंपनीज, जेमिनी स्टूडियो बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहा था, बहुत सारे लोग वहां पे काम कर रहे थे। और अगर इतने सारे लोग, इतनी बड़ी कंपनी में घुसने के बाद भी इफ ही कुड नॉट फाइंड एन अपॉर्चुनिटी, तो प्रॉब्लम उसकी थी, इट वॉज नॉट फॉर सुब्बू। लेकिन हम अपनी फ्रस्ट्रेशन को किसी ना किसी एक बंदे पे डायरेक्ट करके सोच लेते कि भाई हमारी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ ये है, और हम अपनी सारी एनर्जी, सारे थॉट्स हम वहीं पे कनेक्ट करने लगते हैं। दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग विद दिस मेकअप बॉय। तो ही वाज जस्ट सिंपली, और अगर हम सुब्बू को देखें तो सुब्बू ने जब करियर स्टार्ट करा था तो कोई स्टैब्लिश कंपनीज नहीं थी, कोई बड़े बड़े स्टूडियोज नहीं थे काम देने के लिए। और यहाँ तक कि एजुकेशन की भी अगर बात करें, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन की, सुब्बू कुडंट हैव हैड एन अप्रिशिएबल लीड ओवर द बॉय। इस बंदे को तो फिर भी थोड़ी एजुकेशन मिली थी, सुब्बू को तो फॉर्मल एजुकेशन तक नहीं मिली। But by virtue of being born a Brahmin, a virtue indeed, he must have had exposure to more affluent situations. लेकिन उसमें सिर्फ एक अच्छाई थी उसकी किस्मत में कि वो ब्राह्मण था। ब्राह्मण होना उन दिनों वाकई में एक बहुत वर्च्यू होती थी, एक बहुत अच्छी बात होती थी, बिकॉज ब्राह्मण होने की वजह से ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू एफ्लुएंट सिचुएशंस। ब्राह्मण होने की वजह से वो बहुत बड़े बड़े घरों में, जो वेल्थी फैमिलीज होती थी, उनके घरों में आना जाना उसका रहता था। यू नो He had the ability to look cheerful at all times, and even after having had a hand in flop film, he always had work for somebody. Now, before I move forward, I would like to explain this a little more कि उसका एक्सपोजर क्यों था। ब्राह्मण फैमिली से था, उसके फादर जो थे वो प्रैक्टिसिंग ब्राह्मण थे, वो पंडिताई का काम करते थे, तो वो बड़े बड़े घरों में जाते थे पूजा करवाने के लिए। और उनके साथ साथ सुब्बू जो था, उनका बेटा भी अक्सर उनके साथ चला जाया करता था। वो स्कूल तो कभी नहीं गया, लेकिन अपने पापा के साथ वो बड़े बड़े घरों में गया, तो उसने उनके उठने बैठने के तौर तरीके सीखे, मैनर्स सीखे, कर्टिसीज देखी, और ये देखा कि रिच लोग किस तरह रहते हैं। तो उसकी एजुकेशन जो थी वो रियल लाइफ एजुकेशन चल रही थी, इंस्टेड ऑफ अ फॉर्मल एजुकेशन इन स्कूल। एंड ही हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल एट ऑल टाइम्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि वो हमेशा खुश रहता था। उसको देख के मतलब कभी लगता ही नहीं था कि यार इसे कोई स्ट्रेस है, कोई टेंशन है। यानी यहाँ तक कि अगर उसकी कोई फिल्म फ्लॉप भी हो गई तभी भी वो खुश दिखाई देता था। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी।
कोई भी उसके पास चले जाए, उसके पास कुछ ना कुछ काम उसको देने के लिए जरूर होता था. He could never do things on his own, but his sense of loyalty made him identify himself with his principal completely and turned his entire creativity to his principal's advantage. So अशोक मित्रन बताते हैं कि ऑल्दो वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे, कोटमंगलम सुब्बू जो था वो बहुत एजुकेटेड नहीं था, बहुत ज्यादा कोई एनकरेजिंग स्टार्ट नहीं था उसका, लेकिन फिर भी उसकी कुछ क्वालिटीज थी जो बहुत अच्छी थी. जैसे कि पहली बात तो उसके पास हमेशा लोगों के लिए काम होता था. ही न्यू हाउ टू डेलीकेट, मतलब ऐसा नहीं होता था कि उसको कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है. ही न्यू ऑलमोस्ट एवरीथिंग. कोई भी उसके पास पहुंच जाए कि मुझे क्या काम करना है, उसको झट से कोई ना कोई काम बता देता था, क्योंकि उससे ऐसा लगता था जैसे उसको खुद से कुछ काम होता ही नहीं था. लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी उसकी सेंस ऑफ लॉयल्टी. मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद हिज प्रिंसिपल कंप्लीटली. वो जिस तरह से अपने मास्टर के लिए, अपने बॉस के लिए लॉयल था, मिस्टर वासन के लिए, दैट इज व्हाट हिज आइडेंटिटी वाज. और इसके साथ साथ ही टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज. उसकी जितनी क्रिएटिविटी थी वो सबकी सब जो था वो इस तरह से यूज करता था कि उसके बॉस को हमेशा फायदा ही हो. ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म. ही वॉज अ मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड. ऐसा लगता था जैसे वो फिल्मों के लिए ही बना था. वो एक ऐसा बंदा था जिसको आप ऑर्डर दो और उसकी क्रिएटिविटी शुरू हो जाती थी, वो इंस्पायर हो जाता, तुरंत उसके पास आइडियाज आने लगते थे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने उसको बोला कि द रैट फाइट्स अ टाइग्रेस अंडर वाटर एंड किल्स हर बट टेक्स पिटी ऑन द cubs and tends them lovingly. I don't know how to do this scene. Now the producer would say, and Subbu would come up with 4 ways of the rat pouring affection on its victims' offsprings. Good, but I'm not sure it is effective enough. The producer would say, and in a minute Subbu would come out with 14 more alternatives. तो सुबह की क्रिएटिविटी जो थी वो मतलब इतनी ज्यादा थी कि वैसे तो वो चुप रहता था, लेकिन अगर उसको कोई बोले कि यार समझ नहीं आ रहा है, ये सीन दिखाना है कि रैट जो है वो टाइग्रेस के साथ फाइट कर रहा है, दैट द फाइट इज हैपनिंग अंडर वाटर, नॉट जस्ट लुक एट द सिचुएशन, इट इज एन इम्पॉसिबल सिचुएशन कि रैट और टाइग्रेस फाइट कर रहे हैं एंड दैट टू अंडर वाटर. और उसके बाद रैट जो है वो टाइग्रेस को मार देता है, लेकिन उसको उसके कब्ज पे तरस आ जाता है और उनको वो बहुत प्यार से रखता है. अगर प्रोड्यूसर कहते हैं मुझे सीन समझ नहीं आ रहा है, कैसे दिखाऊं मैं, तो सुब्बू इमिडिएटली जो था वो ही वुड टेल 4 ways, ऐसा करो, ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे हो जाएगा. एंड देन अगर प्रोड्यूसर कहे हाँ वो तो ठीक लग रहा है बट आई एम नॉट श्योर कि ज्यादा इफेक्टिव होगा ये सीन, तो सुब्बू जो है 14 और ऑल्टरनेटिव्स दे देता था. मतलब इतने सारे तरीके बता देता था कि आपको सोचना ही ना पड़े. ही वुड गिव यू सो मेनी ऑप्शंस. द प्रोड्यूसर वुड से सो and in a minute Subbu would come out with 14 more alternatives. Filmmaking must have been and was so easy with a man like Subbu. Filmmaking का काम जो था ना वो इतना आसान हो जाता था जब सुबह आसपास होता था. And if ever there was a man who gave directions and definition to Gemini Studios during its golden years, it was Subbu. और अगर कोई इंसान है जिसने डायरेक्शन दिया जेमिनी स्टूडियोज को, डिफाइन करा कि जेमिनी स्टूडियोज क्या है, उनका काम कैसा है, उन्हें किस डायरेक्शन में मूवीज बनानी है, उसके गोल्डन ईयर्स में अगर किसी ने उसको डायरेक्ट किया है तो इट वाज सुब्बू. Subbu had a separate identity as a poet, and though he was certainly capable of more complex and higher forms, he deliberately chose to address his poetry to the masses. और सुब्बू की एक और भी आइडेंटिटी थी. जेमिनी स्टूडियोज में नंबर 2 होने के अलावा वो एक सेपरेट आइडेंटिटी एज ए पोइट भी रखता था. एंड ऑफ कोर्स उसकी लैंग्वेज पे पकड़ बहुत अच्छी थी. वो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स में, हायर फॉर्म्स में पोइट्री कर सकता था, लेकिन वो जानबूझ करके अपनी पोइट्री को बहुत सिंपल रखता था, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उसकी भाषा को समझ सकें, उसको कनेक्ट कर सकें. His success in films overshadowed and dwarfed his literary achievements. उसकी फिल्मों में जो सक्सेस थी वो उसकी जो लिटरेरी अचीवमेंट्स थे उनको भी ओवरशैडो कर देती थी. फिल्मों में वो इतना सक्सेसफुल था कि हर कोई कहता था अरे वाह सुब्बू, सुब्बू की फिल्म है, सुब्बू ने किया, सुब्बू ने वो किया. और उसके लिटरेरी अचीवमेंट्स वो बेचारे छोटे से हो जाते थे. लोग उसको एज ए पोइट उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे पाते थे या उतना नहीं जानते थे जितना लोग उसको फिल्मों में होने की वजह से जानते थे. और सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट. उसके क्रिटिक्स का तो कम से कम ऐसा ही मानना था. He composed several true original story poems in folk refrain and diction, and also wrote a sprawling novel, Thilanna Mohanambal, with dozens of very deftly etched characters. He quite successfully recreated the mood and manner of the Devdasis of the early 20th century. In fact, सुब्बू ने बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टोरीज लिखी, नॉवेल्स लिखी, पोइट्री लिखी. वो बहुत ही ओरिजिनल स्टोरी पोम्स, मतलब जैसे बैलेड्स होते हैं ना, स्टोरी को पोम के फॉर्म में बताना, ऐसे वो बहुत सारे ओरिजिनल स्टोरीज लिखी फोक रेफरेन में. मतलब उसको फोक लैंग्वेज में लिखता था, फोक की 2 लाइनें पिक कर ली और अपनी स्टोरी उसमें ऐड करके एक नई पोम बना देता था. उसका डिक्शन जो होता था वो इतना मिलता जुलता था आम लोगों की भाषा से. उसने एक बहुत बढ़िया नॉवल भी लिखा था जिसका नाम था थिलन्ना मोहम्मद.
एंड थिलन्ना मोहन अम्बल जो था वो एक, उसमें दर्जनों ऐसे कैरेक्टर्स थे जिनको उसने बहुत डेप्थली, मीन्स बहुत ध्यान से उनको क्रिएट करा था। जब आप कोई नॉवेल पढ़ते हैं, आप स्टोरी पढ़ते हैं, तो आप देखते हैं उसमें एक एक कैरेक्टर को जो है वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है राइटर या ऑथर। तो ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड द मूड। इसने उसने बहुत ही सक्सेसफुली, जब वो थिलन्ना मोहनम्बा लिखा था, तो उसमें उसने बहुत ही सक्सेसफुली देवदासी का मूड, उनका कैरेक्टर, उनका मैनर, वो किस तरह से रहती थी, उनकी लाइफ कैसी थी, उनके मूड्स कैसे थे, उनके इमोशंस कैसे, उसने बहुत अच्छे से इसमें पोर्ट्रे करा था। He was an amazing actor. He never aspired to the lead roles, but whatever subsidiary role he played in any of the films, he performed better than the supposed main players. और वो बहुत अमेजिंग एक्टर था। ऑल्दो उसने कभी भी लीड रोल्स के लिए एस्पायर नहीं किया कि मुझे हीरो या हीरोइन बनाओ या मुझे लीड एक्टर का ही रोल दो, यू नो। लेकिन छोटे मोटे रोल्स भी जो उसको कभी मिल जाते थे कि भाई ये आप प्ले कर दो, कोई कैरेक्टर, कोई नहीं है आर्टिस्ट इस समय, आप ये वाला रोल कर दो, तो उसकी एक्टिंग वाज मच बेटर देन द सपोज मेन प्लेयर। जो मेन एक्टर्स थे उनसे भी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता था वो। He had a genuine love for anyone he came across, and his house was a permanent residence for dozens of near and far relations and acquaintances. और सुपू जो था वो जेन्युइनली बहुत लोगों को प्यार करता था, उसको बहुत केयर करता था लोगों की। कोई भी उससे मिले, उसका घर उनका परमानेंट रेजिडेंस हो जाता था। दर्जनों लोग जो थे, दूर के पास के रिश्तेदार, जान पहचान वाले, उसका घर जो था एक परमानेंट रेजिडेंस सा बन जाता था लोगों के लिए। जिसका जब मन आ रहा है वो जा रहा है, रह रहा है, जितना टाइम मर्जी रहे वहां पे। इट सीम्ड अगेंस्ट सुबु's नेचर टू बी इवन कॉशियस दैट ही वाज फीडिंग एंड सपोर्टिंग सो मेनी ऑफ देम। और शायद सुब्बू ने कभी कॉन्शियसली इस बात के बारे में सोचा ही नहीं कि जिस तरह से उसके दरवाजे हमेशा लोगों के लिए खुले रहते हैं, वो कितने सारे लोगों को फीड कर रहा था, उन्हें सपोर्ट कर रहा था बिना कुछ सोचे। सच अ चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन एंड येट ही हैड एनिमीज। मतलब ऐसा बंदा जो बिना कुछ मांगे, बिना कुछ कहे, इतने सारे लोगों को सपोर्ट कर रहा था, इतने सारे लोगों को रोज फीड कराता था। वो लोग जाते थे उसके घर में, कॉफी पी रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, किसी के पास सोने की जगह नहीं तो उसके घर में सो भी जाते थे। वो कभी किसी को कुछ नहीं कहता था, एंड ही वाज ऑलवेज सो लविंग एंड सो जेनरस। लेकिन इस सब के बावजूद भी वहां पे लोग उसके दुश्मन थे। दिस वाज रियली सरप्राइजिंग। सो was it because he seemed so close and intimate with the boss? तो अशोक मित्रन पूछते हैं कि क्या ये सब इसलिए था बिकॉज वो बॉस के बहुत ज्यादा क्लोज था? क्योंकि कई बार होता है ना, बॉस के जो ज्यादा क्लोज होते हैं, बॉस जिन पे ज्यादा भरोसा करते हैं, उनसे बाकी के टीममेट्स जलने लगते हैं, जेलस हो जाते हैं। सो was it the reason? Or was it his general demeanor that resembled a sycophant's? Or his readiness to say nice things about everything? तो क्या वजह थी? जनरली उसका जो डिमीनर था, वो मतलब ऐसा लगता था कि लोग उससे जलने लगते थे, कि वो बड़ा इम्प्रेसिव दिखता था, या हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स, या वो हर एक को नाइस बातें ही बोला, अच्छी बातें ही बोलता था। क्या वजह थी? इन एनी केस देयर वाज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट हु वुड विश द डायरेस्ट थिंग्स फॉर सुपू। पर जो भी कहो, मेकअप डिपार्टमेंट में ये एक इकलौता बंदा ऐसा था जो सुपू के लिए बहुत 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 बुरा सोचता था। You saw Subbu always with the boss, but in the attendance roles, he was grouped under a department called Story Department, comprising a lawyer and an assembly of writers and poets. अब सुबु का नाम आप हमेशा बॉस के साथ, सुबु हमेशा बॉस के आसपास ही रहता था। लेकिन जो अटेंडेंस रोल्स थे, उसमें सुबु का नाम जो था वो, एक डिपार्टमेंट खोला गया था, स्टोरी डिपार्टमेंट, उसके अंडर में उसका नाम लिखा हुआ था, तो उसकी अटेंडेंस जो थी वो स्टोरी डिपार्टमेंट में लगती थी, कंप्राइजिंग अ लॉयर, और उसमें एक लॉयर था और बहुत सारे राइटर्स और पोइट्स थे स्टोरी डिपार्टमेंट में। Now, the lawyer was also officially known as the legal advisor, but everybody referred to him as the opposite. तो ऑल्दो लॉयर को ऑफिशियली लोग लीगल एडवाइजर के नाम से रेफर करते थे, लेकिन ज्यादातर लोग उसको बिल्कुल ऑपोजिट बोलते थे कि वो लीगल एडवाइजर तो कहीं से नहीं लगता था। An extremely talented actress who was also extremely temperamental once blew over on the sets. अब ये सेकेंड एपिसोड है, अभी तक उसमें वो सुब्बू की बात कर रहा था, उससे पहले उसने मेकअप ऑफिस की बात बताई थी। सो दिस इज येट अनदर एपिसोड। ये पूरी की पूरी स्टोरी पोइट्स एंड पैनकेक्स जो है, ये डिफरेंट डिफरेंट एपिसोड्स में है। सो नाउ वी गेट टू नो अबाउट व्हाट हैपेंड विद द टैलेंटेड एक्ट्रेस। हर जगह उसने नाम नहीं दिए हैं, कुछ एक नाम ही मेंशन किए इसमें। So an extremely talented actress who was also extremely temperamental once blew over on the sets. While everyone stood stunned, the lawyer quietly switched on the recording equipment. तो बात क्या हुई कि एक बार क्या हुआ, एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस थी, लेकिन वो बहुत ही टेम्परामेंटल भी थी, बहुत शॉर्ट टेम्पर थी, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। तो वंस शी ब्लू ओवर द सेट्स, एक बार वो सेट्स पे बिगड़ गई और खूब जोर जोर से गुस्सा करने लगी, चिल्लाने लगी, लोगों को बुरा भला कहने लगी। हमें एवरीवन स्टूड स्टंट, सब लोग तो एकदम हैरान परेशान से खड़े हुए वहां पे उसको सुन रहे थे
ये जो लॉयर था इसने चुपके से रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट का स्विच ऑन कर दिया. When the actress paused for breath, the lawyer said to her, "1 minute, please," and played back the recording. जब एक्ट्रेस बोलते बोलते थक गई तो लॉयर ने और सांस लेने के लिए उसने 1 सेकंड का जो ब्रेक लिया, तो लॉयर ने कहा 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट रुकिए. और उसने वही रिकॉर्डिंग जो इतनी देर में उसने बोला था एक्ट्रेस ने, वो सारा का सारा दोबारा से प्ले कर दिया. There was nothing incriminating or unmentionably foul about the actress tirade against the producer. But when she heard her voice again through the sound equipment, she was struck dumb. So ऐसे तो एक्ट्रेस ने जो कुछ भी उसके प्रोड्यूसर के अगेंस्ट बोला था उसमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं बोला था कि जो गलत हो. लेकिन फिर भी जब उसने अपनी ही वॉइस उस साउंड इक्विपमेंट पे सुनी, शी वाज स्ट्रक डम. उसको लगा ये क्या हुआ. यू नो, हम गुस्सा होते हैं, हम गुस्से में बहुत कुछ बोल जाते हैं, बट वी डोंट वांट एनीबॉडी प्लेइंग इट अगेन. वी डोंट वांट एनीबॉडी रिकॉर्डिंग एंड शोइंग इट टू अस कि भाई आप इस तरह से बिहेव कर रहे थे, बिकॉज पर्सन वाज इन एंगर, नहीं चाहता कि कोई ऐसे करे. लेकिन यहाँ उसके साथ ऐसे ही हुआ था. A girl from the countryside, she hadn't gone through all the stages of early experience that generally precede a position of importance and sophistication that she had found herself catapulted to. So, अशोक मित्रन कहते हैं कि वो लड़की जो थी, जो एक्ट्रेस थी, वो एक्चुअली शी केम फ्रॉम कंट्रीसाइड, किसी गांव से आई थी. वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं थी, उसने दुनिया को भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं करा था. जो जनरली जो स्टेजेस उसको क्रॉस करनी चाहिए, जो कहते हैं ना हम स्ट्रगल कर करके सीखते हैं, लेकिन उसको वो सब स्ट्रगल करनी नहीं पड़ी. शी वॉज ब्यूटिफुल, शी वॉज टैलेंटेड, और वो एकदम से पहली या दूसरी फिल्मों में ही वो बहुत सक्सेसफुल हो गई थी और लोग उसको बहुत बड़ी स्टार मानने लगे थे. लेकिन इतनी जल्दी सक्सेस मिलने से ऐसा नहीं होता है कि आपको मैनर्स भी आ जाते हैं, आपको क्लास भी आ जाता है. बहुत सारी चीजें हैं जो आपको लाइफ की स्ट्रगल्स ही सिखाती हैं. तो उसके साथ भी ऐसे ही हुआ था. जो सोफिस्टिकेशन, जो पेशेंस, जो उसमें होनी चाहिए थी, कि वो एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पे पहुंच चुकी थी अपनी लाइफ में, बहुत जल्दी उसने ये मुकाम हासिल कर लिया था वेयर पीपल कंसिडर्ड हर सक्सेसफुल. लेकिन अभी भी उसमें वो सोफिस्टिकेशन नहीं आया था कि मुझे कहाँ कैसे बोलना है, कहाँ पे क्या बात करनी है, किस तरह से मुझे लोगों से अपनी बात कहनी है. शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर ऑफ शी फेल्ट दैट डे. उसके बाद वो बेचारी उस टेरर से कभी उबर ही नहीं पाई. वो इतनी घबरा गई, इतनी डर गई, एंड दैट वाज द एंड ऑफ अ ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग करियर. और उसकी वजह से, लॉयर की उस हरकत की वजह से, उस ब्रिलियंट एक्ट्रेस का करियर ही एंड हो गया, क्योंकि उसके बाद वो कभी भी सेट्स पे नॉर्मली एक्टिंग करने आ ही नहीं पाई. द लीगल एडवाइजर हु इज आल्सो मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट हैड अनविटिंगली ब्रॉट अबाउट दैट सैड एंड. और वो लीगल एडवाइजर जो था, जो एक्चुअली स्टोरी डिपार्टमेंट का मेंबर था, बिना सोचे समझे उसकी वजह से एक ब्रिलियंट करियर जो था एक लड़की का, वो एंड पे आ गया था. While every other member of the department wore a kind of uniform, khadi dhoti with a slightly oversized and clumsily tailored white khadi shirt, the legal advisor wore pants and a tie. स्टोरी डिपार्टमेंट के ज्यादातर लोग जो थे वो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ यूनिफॉर्म जैसी चीज पहनते थे. सब लोग खादी धोती पहनते थे जो थोड़ी सी साइज में बड़ी ही होती थी, एंड क्लमजीली टेलर्ड, और ढंग से टेलर्ड शर्ट, जो व्हाइट कलर की खादी शर्ट वो लोग पहनते थे, वो बड़ी ऐसी मतलब सिली हुई होती थी कि लोकल से दर्जी से जैसे सिलवा लो, तो बहुत फिनिशिंग नहीं होती थी उसमें, बट लोग ज्यादातर लोग वही पहनते थे. और इन सब के बीच वो लीगल एडवाइजर एक अकेला ऐसा इंसान था जो हर रोज पैंट, कोट और टाई लगा के आता था. ऐसा लगता था कि जैसे अभी वो कोर्ट में ही अपियर होने जा रहा है. Often he looked alone and helpless, a man of cold logic in a crowd of dreamers, a neutral man in an assembly of Gandhiites and Khadiites. So, अक्सर उसको देख के ऐसा लगता था जैसे वो बड़ा अलोन और हेल्पलेस है, किसी से उसकी दोस्ती नहीं होती थी, किसी से उसकी जल्दी बनती नहीं थी. He was a man of cold logic. उसने लॉ किया था, लॉजिक बहुत अच्छा लगाता था, कहाँ किसको कैसे फंसाना है उसका दिमाग बहुत शार्प चलता था. लेकिन लोगों के साथ जेल कैसे करना है, जो लोग ड्रीमर्स थे, जो छोटी मोटी बातों को इग्नोर कर दिया करते थे, वो उसे करना नहीं आता था. So he was quite a neutral man in an assembly of Gandhiites. जो गांधी के फॉलोअर्स जो खादी पहनते थे, उन सबके बीच में वो एक अकेला बिल्कुल अलग होता था. Like so many of those who were close to the boss, he was allowed to produce a film. बहुत सारे लोग जो बॉस के बहुत क्लोज थे, उन लोगों को अक्सर फिल्म प्रोड्यूस करने का मौका मिल जाता था. तो and though a lot of raw stock and pancake were used on it, not much came out of the film. तो उसको भी ऐसे एक बार चांस मिला, उसको भी मौका मिला कि चलो ठीक है, तुम फिल्म प्रोड्यूस करना चाहते हो, तुम करो. और तो बहुत सारा रॉ मटेरियल यूज हुआ, बहुत सारा पैनकेक का स्टॉक भी यूज है, लेकिन फिल्म कुछ खास नहीं बनी. Then one day the boss closed down the story department, and this was perhaps the only instance in all human history where a lawyer lost his job because the poets were asked to go home.
और फिर एक दिन बॉस जो थे वो परेशान हो गए, स्टोरी डिपार्टमेंट से कुछ अच्छी स्टोरीज नहीं निकल के आ रही थी, तो उन्होंने स्टोरी डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया। और शायद ये इंसानों की हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा जब एक लॉयर ने अपनी जॉब खो दी जस्ट बिकॉज की स्टोरी डिपार्टमेंट बंद हो गया और पोइट्स एंड राइटर्स को घर जाने के लिए कह दिया गया। एनी क्वेश्चंस बाय फार? No, ma'am. नो क्वेश्चंस? हाँ, ओके, तो स्टोरी सीधी चल रही है। हम मतलब लेकिन कोई स्टार्टिंग पॉइंट, सब ऊपर नीचे जा रहा है, कहीं भी कुछ भी जा रहा है। कहीं भी कुछ भी, इसमें एक्चुअली छोटे छोटे इंस्टेंसेस हैं। आपको एक एक इंसिडेंट के हिसाब से आपको ये चैप्टर याद करना होगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन क्वेश्चंस इतने वियर्ड होते हैं कई बार आपको समझ नहीं आता कि ये किस पार्ट से हैं, क्योंकि ये कोई कनेक्शन नहीं है कि वन टू लास्ट आपका कुछ कनेक्शन से चल रहा हो। इट्स अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल स्मॉल इंसिडेंट्स। चलो फर्स्ट क्वेश्चन बताओ, व्हाई वाज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड एंड हु डिड ही शो हिज एंगर ऑन? I think he was angry because his skills in literature and storytelling was not being used, हम्म। being the office boy and being using making newspaper things. And he showed this anger towards Subbu because he was doing everything that he wanted to do. वेरी ट्रू। हु वाज सुबोध प्रिंसिपल? विदिशा? Mr. S.S. Vasan? हम्म। Mr. S.S. Vasan? यस। थर्ड वन, Subbu is described as a many-sided genius. It is four of his special abilities. चलो ऋषि फर्स्ट वाली तुम बताओ। विदिशा? Mr. S.S. Vasan? हम्म। Mr. S.S. Vasan? यस। थर्ड वन, Subbu is described as a many-sided genius. It is four of his special abilities. चलो ऋषि फर्स्ट वाली तुम बताओ। हम किसकी बताने एबिलिटी ऑफ? Special abilities of Subbu. Ability number one. And then, Yes, please. and though he did not have the formal education, but still, he, being a virtue of being Brahmin, he was considered a lot. No. सुबु में क्या क्या खास बात थी? सुबु में क्या क्या खास बात थी? He was a literary genius. He wrote many original story poems. He हम was had a sense of poetry and literature. yeah. He was a good actor also. जहाँ कोई फिट नहीं हो रहा होता था, कोई छोटा मोटा रोल उसको अगर दे दिया जाता था, तो he outperformed the lead actor and actress also. That was his second ability. Third, he could be inspired on command. He would come up with so many ideas how to picturize that. Third quality, I'm very welcoming. very welcoming and generous. He's And fearful, hmm? fearful, Fearful, fearful. cheerful. बट यहाँ पे क्वालिटीज नहीं, एबिलिटीज की बात हो रही है।